नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिटलर और नाजीवाद। इसके पहले का क्लास जो हमने आपको कराया था उसमें हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है। ठीक है, और उसके पहले भी बहुत सारे चीज़ हमने पढ़ा दिया है, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, तो आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करने के हिटलर और नाजीवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये तो बात आप लोगों को पता है। और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर क्षति किसी को हुआ था तो वह जर्मनी को हुआ था। ठीक है, और उस समय वहाँ का शासक कौन था इसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध में पराजित होने के बाद शासन, वहाँ का जो शासक था उसका नाम था कैसर विलियम द्वितीय, असमर्थ था और उसने त्याग पत्र दे दिया। इसने कहा कि हम अब सरेंडर करते हैं और हम अपना त्याग पत्र देते हैं, और 10 नवंबर 1918 को भाग कर वह हॉलैंड चला गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको पूछता है। ठीक है, कि 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गया। आखिर क्यों भाग गया? तो वो असमर्थ था। उसको लगा कि हम युद्ध में हार जाएंगे तो जनता हमको नहीं छोड़ेगी और हमको फांसी का सजा दे देगी। ठीक है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इस स्थिति में अगर पुराना सरकार भाग जाएगी तो लोगों को तो चाहिए ना कोई नया नेता उसको चाहिए। इसकी स्थिति में क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। इस स्थिति में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता की स्थापना वाइमर गणतंत्र के रूप में किया। ठीक है, सवाल पूछता है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 1919 ईस्वी की बात है। ठीक है, और अपना नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। कैसर विलियम द्वितीय के बाद जर्मनी का कुलपति फ्रेडरिक एबर्ट को बनाया गया। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि पहले जो नेता था उसका कैसर विलियम द्वितीय नाम था और उसके बाद जो बना उसका फ्रेडरिक एबर्ट नाम हुआ। ठीक है, वाइमर गणतंत्र ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी की ओर से सरेंडर करने का काम किया। ठीक है, यानी ये भी सवाल पूछेगा कि जर्मनी की ओर से सरेंडर किसने किया, तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम है वाइमर गणतंत्र। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। 11 नवंबर 1918 को इस सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी जो वाइमर गणतंत्र सरकार थी इसने कहा कि हम युद्ध अब नहीं लड़ पाएंगे, हम काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और हम युद्ध से बाहर होना चाहते हैं, और इसने युद्ध की विराम संधि पर हस्ताक्षर अपना कर देता है। ठीक है, आगे चलकर जर्मनी की जनता सरेंडर नहीं चाहती है और वह इसे नवंबर की अपराधी कहेगी, क्योंकि यह कब सरेंडर किया था? 11 नवंबर 1918 को किया था, इसीलिए जनता उसको नवंबर की अपराधी कहेगी, क्योंकि ये नवंबर का महीना है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है और इसकी प्रथम बैठक जो की जाती है, तो इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसीलिए यह संविधान वाइमर संविधान यह वाइमर गणतंत्र कहलाया। ठीक है, यहाँ पे जो संविधान बनाया गया उसको वाइमर संविधान कहा जाता है या वाइमर गणतंत्र इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन की व्यवस्था किया गया और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई। यानी किसी भी अगर समस्या होता है देश में तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का अपना इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही लिया गया है। ये सवाल आपसे पूछ देगा कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियाँ जो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। यह वाइमर संविधान से ही लिया गया है, जो कहाँ का है? जो जर्मनी का है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। जर्मनी में एक अनुच्छेद 48 था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जर्मनी में एक अनुच्छेद 48 था जिसके अनुसार अब और मंत्रिपरिषद भी नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए शासन चला सकता था। यानी अगर मंत्रिपरिषद नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए अपना शासन चला सकता था, और आगे चलकर हिटलर ने इसी का दुरुपयोग करता है। ठीक है, हिटलर जब राजा बनता है, आगे चलकर हम निचे पढ़ने वाले हैं, तो हिटलर इसी अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 48 है इसका दुरुपयोग करता है। ठीक है, अपने शासन में। यहाँ देखिए, एक अनुच्छेद 123 है, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह प्रदान करता है। यानी जर्मनी में जो अनुच्छेद 48 है और भारत में अनुच्छेद 1, 2, 3 है, वो दोनों एक ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, 28 जून 1919 को जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। देखिए, ये जो जर्मनी के द्वारा वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था ना, इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का भी बीज यहाँ पे तैयार कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी पर इतना ना शर्त लादा गया कि वह परेशान होकर, और आगे हिटलर जब नेता बनेगा उसने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर देगा। ठीक है, इस वर्साय की संधि में क्या कहा गया उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, यहाँ देखिए,
इस संधि के तहत जर्मनी को अपना अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा। देखिए, फ्रांस में और जर्मनी में एक बार युद्ध हुआ था, उस समय जर्मनी फ्रांस का अल्सेस लॉरेन वाला जो क्षेत्र था उसको जर्मनी ने हथिया लिया था। ठीक है, इस संधि के दौरान उसने फ्रांस को ये क्षेत्र लौटा दिया और जर्मनी में स्थित सार, जहाँ पे कोयले का जर्मनी में एक बहुत बड़ा भंडार था, इस सार नामक कोयले की खान 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, यानी फ्रांस ले लेगा और कोयले की खदान से अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है, आगे देखिए, जर्मनी को राइन नदी के क्षेत्र में सेना रहित कर दिया गया। यानी एक राइन नदी था जर्मनी में, वो काफ़ी जर्मनी का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहाँ पे कहा गया कि अब जर्मनी वहाँ पर अपना सेना नहीं रख सकता है। ठीक है, और जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया गया, यानी विकलांग बना दिया गया। यानी जर्मनी राज्य तो रहेगा लेकिन वह अपना सेना नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार, राइन, रूर, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया, यह सब जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र था और यह सब उनसे छीन लिया गया। यानी जर्मनी से ये सब देशों ने मिलकर, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इस सब ने मिलकर उससे यह सब क्षेत्र छीन लिया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। यानी इन लोगों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह जर्मनी के कारण ही हुआ था और सबका नुकसान हुआ, इसमें जर्मनी का ही मुख्य भूमिका है। ठीक है, इसीलिए जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा एक डब्स योजना शुरू किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि अमेरिका द्वारा डब्स योजना की शुरुआत किस लिए किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें जर्मनी को ऋण प्रदान करना था और वर्साय की कठोर संधि जो किया गया था उसके नियमों में कुछ कम करने का अमेरिका के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डब्स योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस संधि के कठोर नियमों को कुछ कम करने का प्रयास किया गया। जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो मार्क कहा जाता था। उस समय जर्मनी की मुद्रा को मार्क कहा जाता था। ठीक है, जर्मन के लोग इस वाइमर गणतंत्र से काफ़ी नाराज थे। तभी आगे चलकर हिटलर नाम का नेता एक सामने आता है। ठीक है, कब आता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ से देखिए, हिटलर का उदय यहाँ से होता है। ठीक है, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी हिटलर कोई महान परिवार से नहीं था, वह एक साधारण परिवार का लड़का था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और उसे इस युद्ध में वीरता के लिए आयरन क्रॉस एक पुरस्कार होता है जो जर्मनी में उसको दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और इसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, जिसको अंग्रेजी में नाजी पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मनी में जब हिटलर राजा बनता है, जर्मनी में जब हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बनता है तो उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख देता है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ समय बाद यानी इसके कुछ समय बीतने के बाद हिटलर इस पार्टी का प्रमुख नेता, जिसको फ्यूरर अंग्रेजी में फ्यूरर कहते हैं, वह फ्यूरर बन गया। हिटलर के 2 प्रमुख मंत्री थे, उसका नाम था रुडोल्फ और गेबल्स। ठीक है, इसकी नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। ठीक है, यानी झूठ को इतना बार बोल दो कि वो लगेगा कि वो सही बोल रहा है, तभी इतना बार बोल रहा है। ठीक है, ये बात आगे ध्यान रखिएगा। आगे चलकर उसने 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो असफल हुआ। यानी जर्मनी में जो शासन चल रहा था वाइमर गणतंत्र का, उसके खिलाफ 1923 में हिटलर विद्रोह कर देता है और जो असफल हो जाता है और अंततः इसे बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और जेल में ही इसने अपनी आत्मकथा मीन कैंप की रचना किया। इस सवाल न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मेन कैंप जो है वह किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग बता दीजिएगा। वह हिटलर की आत्मकथा है, जिसको हिंदी में मेरा संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और अंततः 1924 में उसे रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 1924 में जब जेल से वो छूटता है उसके बाद वह क्या करता है उसको देखते हैं। फिर से हिटलर ने नए ढंग से अपनी सेना संगठित किया और आर्यों के पवित्र सूचक स्वास्तिक को अपना प्रतीक बनाया। ठीक है, यानी उसने माना कि जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो हम लोग आर्यों का चिन्ह है। और आगे नीचे देखिए, उसने कहा कि आर्य ही प्रमुख हैं और जर्मन ही सच्चे आर्यन हैं। तो ये बात किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था कि जो भी हैं वो आर्य ही प्रमुख हैं और जर्मन ही सच्चे आर्यन हैं। आर्यों के लिए इसने काफ़ी विशेष व्यवस्था किया और इसने कहा कि जर्मनी में रहना है तो हम लोग केवल आर्य ही रह सकते हैं,
राज्य के लिए ही जर्मनी है। ठीक है, यहाँ देखिए हिटलर ने जर्मनी के लोगों को रहने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया और इसे लेबन्सट्राउम कहा। ठीक है, यानी जो क्षेत्र विस्तार किया गया उसको उसने क्या कहा, तो उसने लेबन्सट्राउम कहा। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ देगा बीपीएससी में कि जर्मनी के लोगों को रहने के लिए यानी आर्यों को रहने के लिए जो क्षेत्र का विस्तार किया गया उसको क्या कहते हैं, तो लेबन्सट्राउम उसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलकर 1924 ईस्वी में हिटलर चुनाव लड़ता है और उसकी नाजी पार्टी को 32 वोट मिले थे। ठीक है, और फिर आगे चलकर 4 साल बाद 1928 के चुनाव में यह संख्या, देखिए हम लोग अगर किसी काम को करते हैं तो अगर काम में अगर मान लेते हैं कि जब हमको 5 वोट मिला, आगे चलकर फिर लड़े तो हम लोग को 4 वोट मिल गया, 3 वोट मिल गया, फिर हम लोग उस चुनाव को छोड़ देते हैं। लेकिन हिटलर क्या करता है, इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, यहाँ पे देखिए जब 1924 में वो चुनाव लड़ता है तो उसको नाजी पार्टी को 32 वोट मिले थे, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन 1928 के चुनाव में यह संख्या घटकर, यानी 32 पहले मिला था, 1928 में यह संख्या घटकर 12 हो गई। ठीक है, और इस प्रकार नाजी पार्टी और हिटलर का जर्मनी से प्रभाव कम होने लगा। ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति रहता तो छोड़ देता कि जाने दीजिए, हमको क्या करना है। ठीक है, लोग जब नहीं चाह रहे हैं कि हम राजा बने तो हम राजा नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन हिटलर ऐसा नहीं चाहता था और इसी समय क्या होता है, विश्व आर्थिक महामंदी 1929 का समय आ जाता है, जो हिटलर के लिए एक नव जीवन का संदेश लेकर आया। ठीक है, यानी जब 1929 में आर्थिक महामंदी आया तब उसने हिटलर ने क्या कहा, अपने जो सरकार था वाइमर गणतंत्र उसके खिलाफ इसने आग उगलना शुरू कर देता है। ठीक है, आइए इसको नीचे विस्तार से देखते हैं। विश्व आर्थिक महामंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था। अब यहाँ के लोग वाइमर गणतंत्र का शासन नहीं चाहते थे और यहाँ की जनता वाइमर गणतंत्र को अब पसंद नहीं करते थे। ठीक है, हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया और उसने वाइमर गणतंत्र और वर्साय की संधि के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि जो वाइमर सरकार है, मतलब इसी का किया धरा हुआ है, जो वर्साय की संधि है या आर्थिक मंदी जो देश में आया है वह इसी के चलते आया है। ठीक है, अब लोगों को लगेगा कि ये तो बात सही कह रहा है, अगर ये नेता बन जाएगा तो हम लोग को कोई प्रकार या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और क्या होता है आगे इसको देखते हैं यहाँ पे। और इस दशा के लिए उसने इस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। ठीक, अब इसमें यही बात होने वाली है कि लोग अब सोचेंगे कि अब हिटलर को ही अपना नेता बनाया जाए और जो वाइमर गणतंत्र का यहाँ पे नेता है उसको हम लोग उखाड़ फेंकें, यहाँ से हटा दें। और आगे क्या होता है, आगे हिटलर फिर से चुनाव लड़ता है। अब कब लड़ता है, 1930 में। इसको नीचे देखते हैं, पहले यहाँ देखिए। और इस कारण नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुगुना और रात चौगुना वृद्धि होने लगा। यानी हिटलर जब आग उगलना शुरू कर देता है अपने देश के खिलाफ, उसको कहता है कि जो सारा घटना हुआ है उसके लिए जो जिम्मेदार है वह वाइमर गणतंत्र के लोग ही हैं। ठीक है, हिटलर ने यह भी कहा था कि अगर आप लोग हमको नेता बनाते हैं तो हम इस वर्साय की संधि से जर्मनी को हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1930 ईस्वी के चुनाव में उसको 107 सीटें मिली और 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीट उसने प्राप्त किया, परंतु उसे सरकार बनाने का फिर भी मौका नहीं मिलता है। ठीक, चलकर जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, हिडेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 30 जनवरी 1933 को हिटलर को अपना चांसलर मनोनीत किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने का घोषणा किया और चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ेंगे वह आर्य होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें देखिए क्या लिखा है। और उसने कहा कि उसमें नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे, यानी जो आर्य नहीं है या नाजी पार्टी के सदस्य नहीं है वो चुनाव जीतकर नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुआ और नाटसी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसको हम लोग नाटसी क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको आगे चलकर हिटलर ने तृतीय राइक स्टैग का नाम दिया। ठीक है, अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर इसने एक कर दिया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हिटलर जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया और उसने नाजीवादी दर्शन और विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विदेश में तनाव का वातावरण का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध नज़दीक दिखाई देने लगा। ठीक है, यानी हिटलर जब राजा बनता है तो उसने कहा कि अब हम वर्साय की संधि को नहीं मानने वाले हैं और हम अपने हिसाब से अपना शासन चलाएंगे। ठीक है, हिटलर से जुड़े कुछ सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, जिसको कल के वीडियो में देखेंगे और उसके आगे दिन हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।